बाल नोचे, थप्पड़ मारे, दिल्ली एमसीडी फिर बना मारपीट का अखाड़ा। आपस में भिड़े आप और बीजेपी पार्षद। कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। मेघालय में पीएम का विपक्ष पर करारा हमला। अगले सीएम बन सकते हैं तेजस्वी यादव। पूर्णिया में होगी आज महागठबंधन की रैली। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के स्टॉक में गिरावट दिखाती है कि शॉर्ट सेलर के निष्कर्ष सही हो सकते हैं। वहीं मीडिया कवरेज नहीं रोक सकते हम। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। अपराधियों का तांडव। बम गोलियों से राजू पाल हत्याकांड के गवाह और गनर को मार डाला। अतीक अहमद पर लगे आरोप। क्या है ये सब पूरे मामले, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इन सभी घटनाओं के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शीलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूचना क्रांति। दोस्तों, बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हमले में जान चली गई है। आपको बता दें कि बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर बम और गोली से हमला किया गया। इस हमले में उमेश पाल की मौत हो गई। उसकी सुरक्षा में 2 गनर भी लगे थे। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गनर अस्पताल में भर्ती है। दरअसल गवाह और उसके सुरक्षा कर्मियों पर हमले की यह घटना प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुई थी। परिवार वालों का आरोप है कि बाहुबली अतीक अहमद के इशारे पर यह हमला हुआ है। हमले के बाद पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी खंगाल कर पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि ये हमलावर कौन थे। बाद में अतीक के 2 बेटों समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। घटना में मारे गए उमेश पाल के परिवार के मुताबिक इस हमले के 2 आरोपी हैं। पहला दिनेश पासी और दूसरा बाहुबली अतीक अहमद। घटना प्रयागराज के धूमनगंज के इलाके के जयंतीपुर की है। ऐसा कहा जा रहा है कि कोर्ट के वापस आने के बाद अपने घर के पास जैसे ही उमेश पाल पहुंचे, वैसे ही बदमाशों ने पहले तो उनकी कार पर गोलियों से हमला किया। फिर जब वह कार से निकलकर अपने घर की तरफ भागे तो उनके पीछे बम से भी हमला कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यूपी में साल 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद को सांसद चुना गया था। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, लेकिन बसपा ने उसके सामने राजू पाल को खड़ा कर दिया। उस उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई थी। 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। वहीं बात करें तो बिहार अब 2024 के आम चुनाव को लेकर चुनावी मोड में आ गया है। शनिवार को बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन और विपक्षी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए दोनों ही खेमों की शनिवार को रैली होने वाली है। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार पूर्णिया में ताल ठोकेंगे तो वहीं एनडीए की ओर से गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी चंपारण में जनसभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन और एनडीए की रैलियों के लिए मंच सज चुका है। महागठबंधन के नेताओं की ओर से आए हाल के बयानों को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा है। महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कई नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। वे इस पर काफी जोर दे रहे हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के रूप में देख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने हाल ही में किसानों को लेकर भी कुछ ऐलान किए हैं, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। नीतीश कुमार कई बार प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी महत्वाकांक्षा से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में महागठबंधन की रैली के एजेंडे को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में शुक्रवार को 2 बातों की चर्चा रही। वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयुक्त विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित
किया जा सकता है। वहीं दूसरी जो चर्चा रही वो ये कि नीतीश कुमार इस रैली में तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी कर सकते हैं। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली एमसीडी फिर मारपीट का अखाड़ा बन गया है। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर वोटिंग हुई थी, लेकिन बवाल ऐसा खड़ा हुआ कि एक बार फिर आप और बीजेपी पार्षदों के बीच मारपीट शुरू हो गई। हालात ऐसे बन गए हैं कि पार्षद एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर जो वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग के दौरान फिर जमकर बवाल देखने को मिला। दोबारा काउंटिंग तक की मांग उठ गई थी। उस बीच एक बार फिर बीजेपी और आपके पार्षद आमने सामने आ गए और ये मारपीट का दौर शुरू हो गया। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें पार्षद एक दूसरे को लात घूंसे मार रहे हैं। महिला पार्षद भी आक्रामक दिखाई दे रही हैं। इससे पहले भी एमसीडी में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला था। बीजेपी के पार्षदों ने मेयर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए थे। बीजेपी पार्षदों ने नारे लिखे कागज भी दिखाए थे। कागज फाड़कर सदन में फेंके गए थे। इसके अलावा पार्षदों ने डेस्क पर दावा किया था। उस समय तक सिर्फ नारेबाजी चल रही थी, ऐसे में स्थिति कंट्रोल में थी, लेकिन अब पार्षद हिंसक हो गए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। कुछ दिन पहले भी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर भी सदन में जमकर बवाल काटा गया था। पानी की बोतलें तक एक दूसरे पर फेंकी गई थीं। उस समय आरोप ये लगा था कि 5 पार्षदों ने वोटिंग करने के बाद बैलेट ही वापस नहीं किए थे। तब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर धांधली का आरोप लगा दिया था। उस वजह से दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई थीं और जमकर मारपीट हुई थी। बात हिंडनबर्ग रिपोर्ट की करें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के स्टॉक में गिरावट दिखाती है कि शॉर्ट सेलर के निष्कर्ष सही हो सकते हैं। 24 जनवरी की रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयर 85% ओवर वैल्यूड हैं। इनमें से कम 3 ने तब से अपने शेयर की कीमत में लगभग उतनी ही गिरावट देखी है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के 1 महीने बाद, जिसमें दावा किया गया था कि अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों का मूल्य काफी अधिक है, इसका आकलन सही साबित हो रहा है और कुछ मामलों में लगभग बिल्कुल ऐसा ही है। रिपोर्ट 24 जनवरी को जारी की गई थी। अपनी मूल रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर ने कहा था कि अडानी समूह की 7 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर 85% ओवर वैल्यूड हैं। भले ही आप हमारी जांच को अनदेखा करें और कंपनियों की फेस वैल्यू पर लें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के आंकड़ों से पता चलता है गुरुवार को ट्रेडिंग बंद होने के साथ ही अडानी की कई कंपनियों के शेयर की कीमतें वास्तव में 70 से 80% के करीब गिर गई थीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मीडिया की कवरेज पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने शुक्रवार यानी 24 जनवरी को इस याचिका को खारिज कर दिया। भारत के चीफ जस्टिस CJI BY चंद्रचूड़ ने कहा कि वह मीडिया पर रोक नहीं लगा सकते। चलिए अब बात करते हैं मोदी जी की। नागालैंड में रोड शो के बाद PM मोदी मेघालय के शिलोंग पहुंचे। यहां PM मोदी ने जनसभा में कहा, जिन्हें देश ने नकारा वो माला जप रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी और देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। PM मोदी ने इस दौरान कहा कि मेघालय की जनता अब बीजेपी के साथ है। पहले मेघालय को नजरअंदाज किया गया। मेघालय और नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदल रहा है। परिवारवाद पर तंज कसते हुए PM ने कहा कि मेघालय फैमिली फर्स्ट नहीं पीपुल फर्स्ट चाहता है। मेघालय और नागालैंड दोनों राज्यों की जनता बीजेपी का समर्थन कर रही है। मेघालय में कमल खिलता दिख रहा है। मेघालय बीजेपी सरकार मांग रहा है। PM मोदी ने शिलोंग में एक रोड शो भी किया। दरअसल कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने PM मोदी पर विवादित बयान दिया था। गुरुवार को रायपुर जाने से पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। इस दौरान सुप्रिया श्री ने समेत कांग्रेस के कई नेता विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। इसी नारेबाजी के बीच में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे भी कथित रूप से लगाए गए। माना जा रहा है कि PM मोदी ने शिलोंग की रैली में बिना नाम लिए इसी पर हमला किया। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। तो दोस्तों ये थी सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।